बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स जो कि मेटल कार्बोनिल्स में मौजूद जो बॉन्ड होते हैं उन्हें इफ़ेक्ट करते हैं और इनका रिलेशन हम लोग देखेंगे आईआर स्पेक्ट्रम के साथ। तो सबसे पहला फैक्टर जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे आज वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऊपर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी मींस वो उतनी ही ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉन्स बैक बॉन्डिंग के ज़रिए से अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनिल ग्रुप को जो है वो प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो बॉन्ड है हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग होगा। मींस मेटल और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो हमारे पास है मेटल और कार्बन के दरमियान ये स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है वो वीक होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग आईआर स्विचिंग फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो आईआर स्पेक्ट्रम हम लोग कार्बोनिल ग्रुप का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम लोग आईआर स्पेक्ट्रम में देखते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रम में जो पीक आती है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प लाइन होती है, जिसकी वजह से उसे देखकर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास मेटल कार्बोनिल है उसमें मौजूद जो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास अगर मेटल कार्बन बॉन्ड जो है वो हमारे पास वीक होता है तो जो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर इसी तरह से रिवर्स अगर हम लोग देखें कि अगर मेटल और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग है तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो वीक होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग आईआर फ्रिक्वेंसी को देखते हैं मेटल कार्बोनिल में कार्बोनिल ग्रुप की, अगर वो फ्री सूरत में हमारे पास हो, फ्री फॉर्म में हम हो हमारे पास, तो उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास होती है 2143 पर सेंटीमीटर। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफरेंट हमारे पास मेटल्स इसके साथ अटैच्ड हों तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आईआर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी का उस पर क्या फ़र्क पड़ता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मेटल एटम्स की जो है वो उस पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आईआर स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेंसी पे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम लोग इस एग्जांपल में नोट करें तो इसमें हमारे पास कॉपर जो है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर कॉपर का होना हमारे पास इस बात की इंडिकेशन है कि यहाँ पर कार्बन में जो हमारे पास कॉपर है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम है तो मीन्स ये अपने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही कम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैक बॉन्डिंग के ज़रिए से कार्बोनिल ग्रुप को प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास कॉपर और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो वीक बनेगा। इसी तरह से जो हमारे पास जब बॉन्ड ये वाला बॉन्ड हमारे पास वीक होगा तो मीन्स जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो मीन्स आईआर फ्रिक्वेंसी भी हमारे पास ग्रेटर होगी। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग देखते हैं कि जब फ्री स्टेट में हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है तो उसकी जो हमारे पास आईआर फ्रिक्वेंसी है वो 2143 होती है। लेकिन जब हम लोग कॉपर देखते हैं, जब कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स ये बना लेती है तो कॉपर लेस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करता है कार्बोनिल ग्रुप को। इसी वजह से जो कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास उसमें जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसी वजह से इसकी आईआर फ्रिक्वेंसी भी हमारे पास ज़्यादा हो गई है, जो कि यहाँ पर है 2200। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग दूसरी एग्जांपल में नोट करते हैं कि जब हमारे पास आयरन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जब ये बॉन्ड बनाता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास -2 है। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन का होना इस बात की इंडिकेशन है कि यहाँ पर आयरन में ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास आयरन पे ज़्यादा है, मीन्स ये उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाई बैक बॉन्डिंग के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन्स अपने ट्रांसफ़र करेगी कार्बोनिल ग्रुप को, जिसकी वजह से जो हमारे पास बॉन्ड है कार्बन और जो हमारे पास मेटल है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। तो उनके दरमियान बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो वीक होना शुरू हो जाएगा। और यही बात आप लोग इसकी आईआर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी में भी देख सकते हैं कि आईआर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के वीक होने की वजह से कम हो गई है 1800।
तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखें कि अगर हम लोग मज़ीद इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो मेटल पर मौजूद है वो अगर मज़ीद बढ़ जाए, मींस अगर यहाँ पर क्रोमियम हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनाए कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो यहाँ पर जो क्रोमियम पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की वो -4 है। मींस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब और भी ज़्यादा है, तो मींस ये इतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करेगी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप को पाई बैक बॉन्डिंग के ज़रिए से, जिसकी वजह से क्रोमियम और जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है उसमें जो कार्बन है उसके दरमियान जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमारे पास क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो वीक होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी भी जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। मीन्स 2143 से जो है वो ये कितनी हो गई है 1400। तो यहाँ पर यही हमने देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो मेटल पर मौजूद होती है उसका क्या इफेक्ट होता है IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पर, और जो हमारे पास डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं मेटल कार्बोनिल में वो किस तरह से इफेक्ट होते हैं मेटल एटम पर मौजूद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। नेक्स्ट फैक्टर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास कि अगर हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ कोई और लिगेंड भी अटैच्ड हो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप हमारे पास मेटल के साथ अटैच्ड हो, ऐसा लिगेंड कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ हमारे पास मेटल के साथ अटैच्ड हो, जो कि ज़्यादा अच्छा हमारे पास पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। मींस यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस एग्जांपल में देखें कि हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप है ये कार्बोनिल से ज़्यादा अच्छा पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। तो मींस जो मेटल है हमारे पास इसे चूज़ करना पड़ेगा इन दोनों में से एक ऐसे एटम को जिसे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स पाई बैक बॉन्डिंग के ज़रिए से बैक डोनेट कर सकें। तो यहाँ पर हमने बात की कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो ज़्यादा अच्छा पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। इसकी वजह से जो हमारे पास मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना प्रेफर करेगी नाइट्रो ग्रुप को, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि अपने इलेक्ट्रॉन्स ये इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल कार्बोनिल ग्रुप को ट्रांसफ़र नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो बॉन्ड है मेटल और कार्बन के दरमियान वो वीक होगा। इसके बॉन्ड के वीक होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। उसके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमारे पास IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में नेक्स्ट दूसरे केस में अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास मेटल के साथ दो लिगेंड्स मौजूद हों, एक लिगेंड हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है और दूसरा लिगेंड जो हमारे पास मौजूद है वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड ना हो, उसकी जगह पर वो पाई सिग्मा डोनर लिगेंड हमारे पास मौजूद हो, तो यहाँ पर हमारे पास जो मेटल है जब ये यहाँ पर जो है वो प्रेफर करेगी अपने इलेक्ट्रॉन्स पाई बैक बॉन्डिंग के ज़रिए से कार्बोनिल ग्रुप को डोनेट करना, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो डोनर सिग्मा डोनर से ज़्यादा अच्छा पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। तो यहाँ पर जब मेटल हमारे पास ट्रांसफ़र करेगी कार्बोनिल ग्रुप को अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जो बॉन्ड है हमारे पास मेटल और कार्बन के दरमियान ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। इस बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमारे पास क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है वो वीक होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। इन दो केसेस को डिस्कस करने के बाद हम लोग डिफरेंट कंपाउंड्स की IR फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि जब हमारे पास PF3 मौजूद होता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ लिगेंड, जो कि मेटल एटम्स के साथ दोनों लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं, तो यहाँ पर IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हाई है 2100 पर सेंटीमीटर। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि जब पिरिडीन हमारे पास अटैच्ड होती है लिगेंड के तौर पर मेटल के साथ कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यहाँ पर रीज़न हमारे पास वही है जो हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे थे कि जब हमारे पास PF3 होगा तो PF3 यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जो है वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल इसे डोनेट करना ज़्यादा प्रेफर करेगी, जिसकी वजह से मेटल और जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है उसमें जो कार्बन है उसके दरमियान जो बॉन्ड है वो वीक होना शुरू हो जाएगा, और जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी इस मॉलिक्यूल की। और दूसरे मॉलिक्यूल में पिरिडीन जो है वो हमारे पास इतना अच्छा पाई एक्सेप्टर लिगेंड नहीं है, इसकी वजह से हमारे पास जो क्या होगा, जो हमारे पास मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना प्रेफर करेगी
कार्बोनिल ग्रुप को जब वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करेगी तो मेटल और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड वीक बनेगा, जिसकी वजह से हमारे पास IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी भी यहाँ पर लो हो गई है 1600 पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि ये हम लोग किस तरह से पता करेंगे कौन सा हमारे पास लिगेंड अच्छा पाई एक्सेप्टर लिगेंड है और कौन सा हमारे पास लिगेंड अच्छा पाई एक्सेप्टर लिगेंड नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ अपनी आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेंड यूज़ करते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि कौन सा लिगेंड हमारे पास एक बेटर या फिर एक स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगेंड है और कौन सा इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगेंड नहीं है। तो इस हमारे पास ट्रेंड की मदद से हम लोग देखते हैं, जिसमें हमारे पास NO ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, इसकी पाई एक्सेप्टर जो एबिलिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो इसके बाद हमारे पास CO ग्रुप है, उसके बाद हमारे पास PF3 है, फिर RNC है, उसके बाद है PCl3, उसके बाद POR3 होल थ्राइस, उसके बाद PR3 RCN एंड देन NR3। तो इस ट्रेंड की मदद से हम लोग क्या कहते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड्स की डिफरेंट जो हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स हैं उनकी IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरे फैक्टर को, इसमें हमारे पास मौजूद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम। जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है तो जो यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ता है IR स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पर, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग मूव करते हैं किसी भी पीरियड में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास क्या करती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग विनाडियम से निकल की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज़ होने का मतलब हमारे पास यहाँ ये है कि जो हमारे पास मेटल है उसके पास उसके ऊपर हमारे पास उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, मींस उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा है। इसकी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करेगी, पीछे हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास जो हमारे पास मेटल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हो तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स बैक बॉन्डिंग के ज़रिए से कार्बोनिल ग्रुप को देना जो है वो प्रेफर करेगी। लेकिन अगर हमारे पास मेटल पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाए तो हम लोग देखेंगे कि मेटल जो है वो ये पसंद नहीं करेगी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनिल ग्रुप को डोनेट करे। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने ऊपर ही जो है वो रखना चाहेगी, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो मेटल और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो वीक होना शुरू हो जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारे पास हम लोग जानते हैं कि IR स्विचिंग फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ पर हमारे पास यही रीज़न है, जो हमारे पास विनाडियम है यहाँ पर इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, क्योंकि हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पे मौजूद है। इसी वजह से इसकी जो हमारे पास IR स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 1800 है। क्रोमियम जब हमारे पास कम्प्लेक्स बनाएगा कार्बोनिल ग्रुप के साथ तो इसकी जो हमारे पास IR स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 1850, और मैंगनीज़ की हमारे पास होगी 1900, और आयरन की होगी 1950, और निकल जिसकी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है 1.9 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो यहाँ पर इसकी IR स्विचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है 2000 पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यही हमने रीज़न पढ़ी कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी मेटल पे तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उस पर रहेंगे और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं करना चाहेगी बैक बॉन्डिंग के थ्रू कार्बोनिल ग्रुप को, जिसकी वजह से एक मेटल और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो वीक होना शुरू हो जाएगा। मेटल और कार्बन के दरमियान बॉन्ड वीक होगा तो मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा और IR स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास ज़्यादा होगी। और यही रीज़न है कि यहाँ पर हमारे पास जब निकल कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, मेटल कार्बोनिल बनाता है, तो इसकी IR स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मेटल कार्बोनिल बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं, और उनका रिलेशन हमने पढ़ा IR स्विचिंग फ्रीक्वेंसी से कि किस तरह से IR स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को हम लोग यूज़ करके क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मेटल कार्बोनिल्स की जो स्ट्रेंथ है उसमें मौजूद जो बॉन्ड है उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिनमें हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स जो है वो क्या करते हैं, मेटल कार्बोनिल्स डिफरेंट रिएक्शंस जो है वो उनके होते हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे।